हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग की सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें ऑलरेडी हमारे 58 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 59 है। इसमें हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में उसे कैसे लिखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा भेजा गया है। तो सबसे पहले हम आपके प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर आपके उत्तर को पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि वास्तव में इसे कैसे लिखना चाहिए। आपका प्रश्न है, भावनात्मक प्रज्ञा क्या होता है और ये लोगों में किस प्रकार विकसित होता किया जा सकता है। किसी व्यक्ति विशेष को नैतिक निर्णय लेने में ये कैसे सहायक होता है। 150 शब्दों का प्रश्न है, 10 नंबर आपको मिलेंगे। आपने उत्तर लिखा है, भावनात्मक प्रज्ञता एक क्षमता है जो व्यक्ति को न केवल अपनी भावनाओं को समझकर उनका प्रबंधन करने के योग्य बनाती है, बल्कि दूसरों की भावनाओं को भी समझकर उनके प्रबंधन में समर्थ बनाती है। भावनात्मक प्रज्ञा को बौद्धिक क्षमता की तरह औपचारिक तरीके से नहीं सिखाया जा सकता, बल्कि इसके लिए आवश्यक है कि एक व्यक्तित्व को विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में रहने और उसमें निर्णय लेने के लिए अभ्यस्त किया जाए, जिसमें विभिन्न समूहों, वर्गों व धर्मों के लोगों के साथ संवाद भी स्थापित किया जाए। नैतिक निर्णय लेने में सहायक दूसरों की भावनाओं को समझने से लाभ होता है कि व्यक्ति में दूसरों के मूल्यों का ज्ञान होता है, जिसका लाभ निर्णय लेने में उपयोगी होता है। भावनात्मक बुद्धिता से युक्त व्यक्ति में समानुभूति, आत्मसंयम तथा स्वप्रेरण का चरम स्तर होता है, जिसके कारण वह जटिल स्थितियों में भी उचित निर्णय ले सकता है। जैसे दंगों व आपदा की स्थिति में वह इन समस्याओं का समाधान भावनात्मक बुद्धिता के माध्यम से सरल तरीके से कर सकता है। ठीक है, आपने इसमें 2-3 पॉइंट्स बस बताए हैं कि कैसे सहायक हो सकता है। आपने अच्छा लिखा है, जिस हिसाब से आपके पास सोर्स हैं उस हिसाब से आपने 150 शब्दों में अच्छा उत्तर लिख दिया। बट जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे, तो हम इस प्रश्न को पहले इनकोड करते हैं और फिर बताते हैं कि वास्तव में इसे हम और बेस्ट कैसे कर सकते हैं, और इस टर्म्स को काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब भी करेंगे। क्लियर? तो पहला है, आपसे पूछा है इनकोडिंग वर्ड की भावनात्मक प्रज्ञता क्या होती है। कई सारे स्टूडेंट्स को इस हिंदी वर्ड का मतलब नहीं समझ में आ रहा होगा, जबकि इंग्लिश में उन्होंने कई बार सुन रखा होगा। इसका मतलब है इमोशनल इंटेलिजेंस। क्लियर? या आप कह सकते हो भावनात्मक बुद्धि। प्रज्ञा का मतलब ही होता है कि आपके अंदर ज्ञान की प्रखरता का होना। क्लियर? दूसरा है, ये लोगों में किस प्रकार विकसित किया जा सकता है, अर्थात ये एक तरीके की प्रोसेस के तहत विकसित किया जा सकता है, यानी कि ये जन्मजात नहीं होता। तो वो कौन से तरीके हैं जिससे हम लोगों के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस को बिल्ड कर सकते हैं। क्लियर? तीसरा है, किसी व्यक्ति विशेष को नैतिक निर्णय लेने में ये सहायक कैसे होता है। देखिए, यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट्स क्या है ना, एक्सट्रीम वर्ड इस्तेमाल कर देते हैं। जैसे आपसे इसने क्या कहा है कि किसी व्यक्ति विशेष का मतलब आप एक ऑफिसर उसकी बात कर रहा है, और वो जब नैतिक निर्णय लेता है तो नैतिक निर्णय में क्या है, ये सहायक, न कि अनिवार्य या अंतिम। क्लियर? ये वर्ड हमेशा याद रखा करिए कि इन वर्डों पे पूरा का पूरा प्रश्न का दारोमदार टिका होता है। अब इसमें आप देखोगे कि जब इस प्रश्न को हमने पढ़ा तो हमें लगा कि अच्छा सहायक है, यानी कि पूरी तरीके से नहीं। क्लियर? अब जब हम ये देखेंगे तो अब इसको हम लिखने का प्रयास करेंगे। तो आप में से कई सारे स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि सर, भावनात्मक प्रज्ञता आखिर होती क्या है। तो देखिए, सबसे पहले इस चीज़ को डिस्क्राइब किया था अरिस्टोटल ने, अर्थात अरस्तु ने। क्लियर? लेकिन इस वर्ड को काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट किया किसने? डेनियल गोलमैन ने। आपने देखा होगा कई बार इनकी एक बुक का नाम लिया जाता है कि इनकी एक बुक है इमोशनल इंटेलिजेंट, व्हाट इट कैन मैटर मोर देन आईक्यू। अर्थात अपनी इस पुस्तक में ये बताते हैं कि जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो इंटेलिजेंस क्वांटिटेंट से अर्थात आईक्यू से भी काफ़ी ज़्यादा लाभकारी होता है, या उसकी अपनी एक काफ़ी महत्ता होती है आईक्यू की अपेक्षा, जिस कारण ये काफ़ी फेमस हो गए
और कई सारे स्टूडेंट्स अब इनकी बुक को पढ़ते हैं, बट आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें आपको जो क्रक्स मिलेगा उसे हम ऑलरेडी आपको यहाँ बता देंगे, तो जिससे आप उन सभी कंपटीटर के इक्वल हो जाएंगे जिन्होंने इस बुक को पढ़ लिया है। क्लियर? तो आप देखोगे कि सामान्य अर्थों में भावनात्मक प्रज्ञता आखिर होती क्या है। अगर कोई हमसे सामान्य तौर पे पूछे तो नाम से ही समझ में आ रहा, फीलिंग्स या इमोशंस। तो इसमें क्या होता है कि हम अपने साथ साथ दूसरों की भावनाओं को जब समझ लेते हैं और उनको अच्छे से मैनेज कर लेते हैं और एक बेहतर डिसीजन पे पहुंच जाते हैं, तो हम कहते हैं ये इमोशनल इंटेलिजेंस है, या उस पर्सन के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस की क्वालिटी विद्यमान है। जैसे आप में से कई सारे लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर या हमारे इस चैनल पर आंसर राइटिंग करते हो, बट कई सारे लोग पर्सनली मैसेज करके ये पूछते हो कि सर कहीं आप हमारे इस उत्तर लेखन से नाराज़ तो नहीं होते हो, या आपके अंदर इरिटेशन तो नहीं आता है। तो मैं आपको हमेशा जवाब देता हूँ कि मुझे इरिटेशन नहीं होता। क्यों? भले ही आप उत्तर गलत लिखो या सही लिखो। ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे ये अच्छे से पता है कि जब मैंने फर्स्ट टाइम आंसर राइटिंग की थी तो मेरे उत्तर को कितनी बार फाड़कर फेंका गया था, बट मैं प्रयास करता रहा कि ठीक है, एक ना एक दिन तो मैं बेस्ट से बेस्ट अपना दूंगा, और उसी में से मैं सीखते 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 आज अच्छा आंसर राइटिंग कर पाता हूँ। क्लियर? तो जब मैं ये चीज़ देखता हूँ कि आज आपका लेवल भले ही नीचे है, कल आने वाले समय में आपका लेवल अन्य से काफ़ी बेहतर हो जाएगा। और आप तो अभी शुरू किए हो, अभी तो आपको एक महीना भी नहीं हुआ है। आप धीरे धीरे 3 से 4 महीने में अपने उत्तर लेखन को इतना उत्कृष्ट बना लोगे कि फिर आप ही कहोगे कि अच्छा सर, आप पहले ठीक कह रहे थे कि मेरा आंसर काफ़ी दिनों बाद इम्प्रूव हो जाएगा। यानी कि मैंने अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हुए ये समझ लिया है कि इन फ्यूचर आगे आने वाले टाइम पीरियड पर आप देश के आईएएस बन सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ हैं। इसीलिए कभी आप में से कई सारे लोग जब डीमोटिवेट हो जाते हो तो हम जैसे लोग आपको मोटिवेट करते हैं कि नहीं भाई, आपसे हो जाएगा, आप कर सकते हो। अगर आपके अंदर ये चीज़ होती ही ना तो आपके माता पिता आपको यहाँ पर भेजते ही नहीं। अर्थात उनका भरोसा ही केवल आपके साथ नहीं है, बल्कि आपका दृढ़ संकल्प, आपकी मेहनत और आपकी निष्ठा भी आपको लबासना जाने के लिए प्रतिबद्ध करती है। क्लियर? तो ऐसे हम लोग समझ गए। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ कि हम आप जैसे स्टूडेंट्स को जो डीमोटिवेट का शिकार हो जाता, जो अपने लक्ष्य से विचलित हो जाता, उसे एक बेहतर लक्ष्य की ओर उन्मुख कर सके। अर्थात आपके भविष्य को हम बनाने में एक सहायक की भूमिका निभा सके। इससे क्या फ़ायदा हुआ कि आप ये समझ गए, अच्छा हमारा भविष्य बन गया किसकी बदौलत? कि सामने वाले पर्सन की बदौलत। और जब आप उस सामने वाले पर्सन से सक्सेस होने के बाद मिले, तब आप पूछते हो कि आपको कैसे पता था? तब हम कहते हैं हमें इमोशनल इंटेलिजेंस पता थी और इसी बेस पर हमने आपका फ्यूचर गढ़ दिया। क्लियर? तो इससे क्या फ़ायदा हुआ कि हम किसी व्यक्ति के भविष्य को बना सकते हैं, उसके अंदर विश्वास की, सत्यनिष्ठा की उस परिभाषा को गढ़ सकते हैं। समझ गए? उसके अंदर हम उस प्रतिबद्धता को जग जाहिर कर सकते हैं जो उसके अंदर पहले से ही निहित थी। समझ गए? तो इस सारी चीज़ों में ये उपयोगी होती है भावनात्मक प्रज्ञा। अब जब डेनियल गोलमैन अपनी पुस्तक में लिखते हैं तो वो बेसिकली अपनी 5 निष्कर्ष पर जाते हैं और वो कहते हैं कि किसी भी पर्सन के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस अगर है तो उसके अंदर ये 5 फीचर होंगे ही होंगे। कौन से? पहला वो बोलते हैं कि सेल्फ अवेयरनेस उसके अंदर होगी, अर्थात आत्म जागरूकता। इसका क्या मतलब? आत्म जागरूकता का मतलब है जैसे आप में से सभी लोग प्रिपरेशन कर रहे हो, आप सबको पता है कि अगर आप मेहनत करोगे तो आप सक्सेस हो जाओगे। इसीलिए आप नित्य सुबह उठते हो, तैयारी करते हो और अपना 100 से 100% देते हो। आप व्हाट्सएप, सोशल मीडिया से अपने आप को दूर रखते हो और आप पूरी कोशिश करते हो कि मैं किसी भी प्रकार का कोई गलत कृत्य ना करूं जिस कारण मेरी सफलता में किसी भी प्रकार की कोई बाधा आए। अर्थात आप अंदर से जागरूक हो।
कि अभी हमारे पास ऐसा समय नहीं है जिस कारण हम अपने टाइम को वेस्ट करें। क्लियर? तो इससे क्या है, ये आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस को शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर आज आपने अपना टाइम घूमने में, गप्पे लड़ाने में, दोस्तों से, सहेली से मजाक करने में, बातें करने में अगर इन्वेस्ट कर दोगे, तो आप अपने माता पिता की उस खुशी को, उस सपने को, उनके चेहरे पे उस मुस्कुराहट को नहीं ला पाओगे। क्लियर? तो आप इस चीज़ में क्या हो, अवेयर हो। और इसमें क्यों अवेयर हो? क्योंकि आप अपने माता पिता के प्रति व्यवहार को समझते हो इमोशनल इंटेलिजेंस के माध्यम से, कि जब आप सफल होगे तो उनका व्यवहार आपके प्रति कैसा होगा, कैसे वो पूरी खुशी से गांव वालों को, आपके रिश्तेदारों को बताएंगे कि देखो मेरी बेटी ने वो कर दिखाया, देखो मेरे बेटे ने वो कर दिखाया। ये क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि मेरा बेटा या मेरी बेटी ये कर सकती है। यही इमोशनल इंटेलिजेंस है। क्लियर? फिर आप देखिए दूसरा फीचर उन्होंने क्या बताया, सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन का मतलब आत्मनियंत्रण या आत्म प्रबंधन। आप में से हर किसी का मन करता है कि आज हम मूवी देखें, आज हम पार्टी में जाएं, कल फ्रेंड्स की पार्टी में जाएं, कल उसके रूम में जाएं, एक दिन अपने आप को रोक कर वहाँ पर काफ़ी सारे गप्पे लड़ाएं, उनसे बातें करें। लेकिन आप अपने आप को मैनेज करते हो, आप कहते हो नहीं, अभी नहीं, समय तो है लेकिन आप जाना नहीं चाहते। आपके माता पिता आपको घर बुलाते हैं बट आप कहते हो नहीं मम्मी, एग्ज़ाम हो जाए फिर आएंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अभी आपके पास वो समय नहीं है, घूमने का समय नहीं है। क्योंकि आपका कंपटीशन उन लोगों से है जो नित्य अपने आप को सुबह से लेकर शाम तक रेगुलेट कर रहे हैं, उन सारी बाधाओं से अपने आप को हटा रहे हैं और अपना एक बेहतर वे क्रिएट कर रहे हैं, जिससे उस वे में किसी भी प्रकार की कोई ऑब्स्टेकल्स फ्यूचर में ना आ पाए। क्लियर? तो आप अपने आप को आत्म जागरूक करते हो, आत्म प्रबंधित करते हो। क्लियर? तीसरा है आत्म अभिप्रेरणा, सेल्फ मोटिवेशन। देखो सबसे इम्पोर्टेंट मैं किस चीज़ को मानता हूँ, सेल्फ मोटिवेशन को। आप दुनिया में कितने भी वीडियो देख लो, कितने भी टॉपर्स की वीडियो सुन लो, बट आपके अंदर कार्य करने की प्रणाली तब तक नहीं आएगी जब तक आपको अपने एक लक्ष्य के प्रति एक प्रतिबद्धता ना पता चले। अर्थात आपको ये ना पता चले कि आखिर आपने ये सब शुरू क्यों किया, आखिरकार आप आईएएस बनने ही क्यों आए। और जब आप अपनी आंखें बंद करते हो और अपने माता पिता के चेहरों को देखते हो कि आपके रिश्तेदारों ने, आपके पड़ोसियों ने, आपके परिवार वालों ने किस प्रकार आपके माता पिता का मजाक उड़ाया, किस प्रकार उनका समय दर समय अपमान किया, उस अपमान को बदला लेने के लिए या उस अपमान को सम्मान में बदलने के लिए आप आईएएस बनने आई हो। इस चीज़ को आप अगर याद कर लेते हो तो आपकी तैयारी अगले दिन की अपेक्षा काफ़ी बेस्ट होती है। क्लियर? इसीलिए आपको हमेशा उन चीज़ों को याद रखना चाहिए और मेरा ये मानना है उन चीज़ों को अपनी स्टडी टेबल के सामने लगा दो, वो 5 कारण जिसके लिए आप आईएएस बनने आए हो। और आईएएस अगर आप नहीं बनोगे तो क्या उन चीज़ों को आप फुलफ़िल कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? फिर आप हमेशा सेल्फ मोटिवेट रहोगे, किसी और की मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्लियर? फिर है समानुभूति, इम्पैथी। इम्पैथी और सिंपैथी ये दो वर्ड होते हैं। सिंपैथी का मतलब ये होता है कि दूसरों के अंदर जो प्रॉब्लम है उसको अपनी प्रॉब्लम के अनुसार देखना और उसे सॉल्व करना। इम्पैथी का मतलब ये होता है कि दूसरे जिस दौर से इस समय गुजर रहे हैं उस दौर में अपने आप को रख कर सोचना, अर्थात उनकी उस प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम मानकर उस समस्या को सॉल्व करना। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि हम अपने अंदर की प्रॉब्लम तो सॉल्व कर सकते हैं बट सामने वाले की प्रॉब्लम को देखकर हम कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करें। जैसे मैंने जब इस इनिशिएटिव को लॉन्च करने की शुरुआत की तो मैंने कई बार ये देखा कि यूपीएससी के एस्पायरेंट के लिए काफ़ी सारे वीडियोस हैं, काफ़ी सारे कोचिंग संस्थान हैं, काफ़ी सारी एक्सपर्ट टीम है, बट वो आपके उत्तर को एक बेहतर प्रारूप नहीं प्रदान करा पा रहे, आपको यूपीएससी की उन काफ़ी बोझिल किताबों से दबा दे रहे, आपको एक बेहतर रास्ता नहीं दिला पा रहे। इसलिए हमने ये सोचा
कि आपकी उस समस्या को, आपके पास अगर पैसा नहीं है तो आपको हम कैसे फ्री मटेरियल प्रोवाइड कराएं, कैसे हम आपको इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स की अपेक्षा बेहतर बनाएं। क्यों? क्योंकि आपके मन में भी तो ये चल रहा है ना कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो हमारे उत्तर को बेहतर चेक करे, कोई ऐसा व्यक्ति हो जो हमें एक बेहतरीन मैनेजमेंट करके बताएं कि वास्तव में यूपीएससी की तैयारी हमें कैसे करनी चाहिए। अर्थात ये जो चीज़ मैं पहले सोचता था वो आप सोचते हो, इसीलिए आपकी उस समस्या को ध्यान में रखकर हमने आपके लिए ये इनिशिएटिव लॉन्च किया। अर्थात हमने अपनी एम्पैथी का परिचय दिया। क्लियर? आपने जब ये सारी चीज़ें देख ली, फिर आता है सोशल स्किल्स, अंतिम पांचवी। सोशल स्किल्स का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि समाज हमारा किस प्रकार की डिमांड कर रहा है, समाज में किस प्रकार की परिस्थितियां विद्यमान हैं, और उस समाज से आपको कैसे अपने आप को डील करना है, कैसे वहाँ पर तर्क और तथ्य और विवेक का समावेश करके उस समाज को प्रगतिशील बनाना है। इस चीज़ को कहते हैं सोशल स्किल्स। आप देखोगे कि कई बार नित्य आपको कई सारे ऐसे कलेक्टर, कई सारे ऑफिसर्स मिलेंगे जो अपनी प्रतिष्ठा और अपने पद को ताक पर रख देते हैं और अपनी नैतिकता के दामन से मानवता की रक्षा करते हैं। आप देखना कि एक बार एक कलेक्टर साहब ने एक बूढ़ी माँ की पेंशन को वहीं पर अपने मुख्यालय के बाहर ही सीढ़ियों पर बैठकर ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो सिंपैथी थी। उन्होंने अपनी माँ के संबंध में या अपने जीवन में ऐसी कई सारी विकट घटनाओं को देखा होगा कि किस प्रकार ऑफिसर्स अपने रुतबे और अपनी प्रतिष्ठा से एक आम नागरिक की संवेदना को या वेदना को नहीं समझ पाते। इसीलिए उन्होंने उस वेदना को समझते हुए, उस संवेदना को समझते हुए, अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हुए उन माता का जो प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व कर दिया। क्लियर? ये उनके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस के फीचर थे। अब आपने इतनी सारी चीज़ें देख ली, तब आप समझ सकते हो कि इमोशनल इंटेलिजेंस हम कैसे किसी पर्सन में डेवलप कर सकते हैं। अगर हम उसे ये बता दें कि सर आपका गोल क्या है, आप जीवन में आए क्यों हो, आपके पैसा कमाना क्या आपका सिर्फ गोल है, या नैतिकता के तौर पे आपको जीना है, अपने माता पिता, अपने समाज, अपने गांव वालों, अपने परिवार, इनका नाम रोशन करना है, आपको एक एग्जाम्पल बनना है। साथ ही आपके अंदर एक संतुष्टि का भाव होना चाहिए, ज़्यादा लाभ की आकांक्षा ना हो, जितना मिल जाए उतने में ही आप गुजारा कर सको। ऐसी जो प्रवृत्तियां जब डेवलप की जाएंगी किसी पर्सन के अंदर, अर्थात उसके जीवन को एक संघर्ष के सांचे में ढाला जाएगा, उसे उन समाज के ताने बाने से रूबरू कराया जाएगा जिस ताने बाने में समाज की समस्याएं जकड़ी हुई हैं, तो ही उसके अंदर एक इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप हो पाएगा। जैसे आप में से कई सारे स्टूडेंट दूर दराज से हो, आप लोग देखते हो कि आपके गांव में किस प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं। जब आप आईएएस ऑफिसर बन जाओगी या बन जाओगे तो आप उन प्रॉब्लम्स को काफ़ी अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। अर्थात अपने अनुभव के बेस पर आप इमोशनल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हुए प्रशासन में एक बेहतर दक्षता ला सकते हो। क्लियर? तो ये आपका उपयोग कर सकते हो। साथ ही आप देखोगे आप सेल्फ डिपेंड रहोगे। लोगों के अंदर ये आ जाता है कि हाँ ठीक है, मैं अकेले ही सारी चीज़ें कर सकता हूँ, मैं अकेले ही इतने बड़े इनिशिएटिव को लॉन्च कर सकता हूँ, मैं इतने सारे लोगों से डील कर सकता हूँ, हर एक प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, इनसे आप सीख सकते हो। आप देखोगे कि कई बार आपको कई सारे मोटिवेशनल पर्सन मिलते हैं, वो आपको नीति नियम और सिद्धांतों की बात करते हैं, आपके अंदर धैर्य, करुणा, क्षमा, इन सारे गुणों का समावेश कराते हैं। खास तौर पर आपका परिवार, आपकी माँ बचपन से ही आपको आपके पालने से ही इस बात के लिए अवगत कराती रहती है कि बेटा या बेटी नीति क्या है और नियम क्या है, कैसे आप शहर में जा रहे हो लेकिन आप अपने मूल्यों से समझौता मत करना, हमारी जानकारी के अभाव में किसी भी प्रकार का कोई गलत कृत्य मत करना, हमारे सम्मान को किसी भी प्रकार से कोई ठेस मत पहुंचाना। ऐसी जब वो बातें करते हैं तो आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस ऑटोमेटिक डेवलप हो जाती है। क्लियर? अब नैतिक निर्णय में कैसे सहायक हो सकती है, तो आप देखोगे कि आजकल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रशासन में तनाव रहता है। आप देखोगे कि कई सारे आईएएस ऑफिसर्स या कई सारी आईएएस प्रशासिका वो सुसाइड कर लेती हैं। क्यों? क्योंकि वो उस तनाव को झेल नहीं पाते।
कई बार तनाव तो ऐसा होता है कि वो उस व्यक्ति के चरित्र के दामन को ही दागित कर देता है, और इस चरित्र के दामन के दागित की जो संकल्पना है, या आप कह सकते हो इसके अंतर्गत जो भाव है, उस भाव को वो व्यक्ति सहन नहीं कर पाता। उसको लगता है कि मेरा पूरा जीवन तो संस्कार से गुजरा, और आज इस पर्सन ने किस प्रकार मेरे चरित्र को दागित कर दिया। समझ गए? उस प्रॉब्लम से वो नहीं निकल पाता। लेकिन अगर उसको ये पता हो कि ठीक है, इस दुनिया में 130 करोड़ लोग हैं, अगर उसमें 30 लोग भी मेरे चरित्र पर अगर कोई आवाज़ उठा रहे हैं, चरित्र की कोई छीटाकशी कर रहे हैं या आलोचना कर रहे हैं, तो मुझे डरना नहीं है। आप देखोगे, एक मूवी है, आपने उस मूवी का डायलॉग गाना सुना होगा, पिंक मूवी। उसमें क्या कहता है अंतिम लाइन, कि चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, ये पापियों को हक नहीं जो लें परीक्षा तेरी। और फिर उसमें क्या कहता है कि चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी कब कपाएगा, अगर तेरी चुनर गिरी एक भूकंप आएगा। ये क्या चीज़ है? ये उसको एक पॉजिटिवनेस देता है कि ठीक है, कोई तो आपके कैरेक्टर को किसी भी तरीके से डिफाइन कर रहा, करने दो, बट तुम्हें नहीं डरना है। तुम्हें अपनी इसी वीकनेस को मोटिवेशन बनाना है, और इसके बेस पर एक नया इतिहास रचना है। ये चीज़ें इमोशनल इंटेलिजेंस से ही आती हैं। क्लियर? तो आप ऐसे देख सकते हो। अब इसका फ़ायदा क्या मिलेगा? तो सबसे पहली बात, हम आंतरिक रूप से काफ़ी मजबूत होंगे। हमारा जो दृढ़ संकल्प है, हमारा जो आत्मबल है, वो काफ़ी मजबूत होगा। आप में से कई सारे लोग होता होगा, डर जाते होंगे जब प्रॉब्लम्स कोई नई आती है तो आप उसको फेस नहीं कर पाते। बट अगर आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस है तो आप उस प्रॉब्लम्स को अच्छे से टैकल कर सकते हो। साथ ही कार्यों का आप जो संपादन है वो सही दिशा में कर पाओगे। मान लीजिए आप आईएएस ऑफिसर बन गई, आपके पास कोई स्कीम आई, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले अंतिम से अंतिम जन याद करोगे कि जब आप पीडीएस सिस्टम के तहत राशन लेने जाती थी, अपने घर का राशन, तो कैसे आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता था, कैसे उस पीडीएस सिस्टम में बैठे मैनेजर की गलत गलत बातें आपको सुननी पड़ती थी, उसकी उलाहनाएँ आपको सुननी पड़ती थी। तो आप अपने एडमिनिस्ट्रेशन एज ए कलेक्टर पोस्ट से उस पीडीएस सिस्टम के डायरेक्टर को आप कह सकते हो कि साहब, जो भी गरीब आएगा, जो भी अंतिम जन आएगा, उसके प्रति आपका जो व्यवहार हो सही हो। साथ ही आप अपनी कार्य कुशलता को सही से निष्पादित करें। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि इस सिचुएशन में आपका बिहेवियर कैसा होगा। क्लियर? और आप उसकी उस प्रॉब्लम्स को अच्छे से डील कर पाओगे। क्लियर? तो इससे प्रशासन में एक कुशलता आएगी, और जो कल्याणकारी राज्य की जो संकल्पना है वो प्रमोट होगी, और प्रशासन में निरंतरता आएगी, उसमें गतिशीलता आएगी, उसमें किसी प्रकार की मंदता नहीं आएगी, अर्थात वो स्थिर नहीं रहेगा। क्लियर? फिर आप देखोगे, कोई भी कार्य करने को आपको अगर मिलेगा तो उसके प्रति आप पॉजिटिव रहोगे। मान लीजिए आपको कोई कार्य दे दिया गया कि आज कलेक्टर साहब आपको यहाँ पे ये करना है, तो आप साहिबा कलेक्टर गई कहीं पे, तो आपको ये नहीं लगेगा अरे ये कार्य मुझसे होगा कि नहीं होगा, आपको होगी मैं कर लूँगी। कोई भी कार्य हो, कोविड-19 के टाइम पीरियड पे आपको अगर काफ़ी ज़्यादा डीलिंग करने की प्रॉब्लम से सॉल्व करना पड़े तो आप उनको भी सॉल्व कर लोगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस है, और आप बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। फिर है शंका, भय, अशांति। ये जो प्रवृत्तियां है ना, ये आपके अंदर नहीं रहेंगी। आप ये नहीं सोचोगे यार इससे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, कहीं हार गई तो, कहीं फेल हो गई तो, कहीं पास हो गई तो। ये डर से आप अपने आप को दूर कर पाओगे। क्लियर? साथ ही भ्रष्टाचार की जो प्रवृत्ति है वो आपके अंदर नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि आप सोचोगे अरे ये उस माई के लिए, अन्न के लिए पैसा आया है, और मैं क्यों इसका घोटाला करूं, मैं क्यों अपने बच्चों को ऐसे अनीति के धन से परवरिश करूं जिससे उनके अंदर उन मूल्यों का डेवलपमेंट ही ना हो पाए। तो आप भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति में संलिप्त नहीं होगे। साथ ही जो लोग भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं उनको इस बात के लिए आप मोटिवेट करोगे, अवेयर करोगे कि मित्र, दो वक्त की रोटी है, कम खाओ, कम पैसे में जियो, कम संसाधनों में अपना जीवन का गुजर बसर करो, लेकिन अपने बच्चों को एक अच्छी परवरिश दो, और ईमानदारी के धन से उसकी परवरिश करो। आप ऐसा कह सकते हो। आप देखोगे कोई भी कार्य होगा आप उसमें अपना बेस्ट से बेस्ट दोगे। क्लियर? तो इस तरीके से मैंने आपको इमोशनल इंटेलिजेंस को काफ़ी डेप्थ में बता दिया। क्यों? क्योंकि ऐसे टॉपिक बताने इसलिए ज़रूरी होते हैं क्योंकि ना केवल ये इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए है, बल्कि आपके अंदर एक मोटिवेशन के लिए, ताकि आप विकट से विकट परिस्थिति में अवसाद का शिकार ना हो। आप ये ना सोचें कि आपके अंदर
क्या वो सारी क्वालिटीज़ हैं एक आईएएस ऑफिसर बनने की? तो आपको लगना चाहिए हाँ साहब मेरे अंदर सब है और मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ और इस बार करके रहूँगा। इसीलिए आपको मैंने ये इमोशनल इंटेलिजेंस इतना डेप्थ में बताया। उम्मीद है आपके उत्तर काफ़ी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।